हेलो एवरीवन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 6 और 7 मई दोनों दिन के करंट अफेयर कवर करेंगे। तो जाहिर सी बात है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। मैंने आपको 5 तारीख के करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा था कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो हैं, इनको नोबेल प्राइज कौन से क्षेत्र में दिया गया था। तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था कौन से क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किए गए थे 1983 में। तो आप ये ईयर भी ध्यान रखें कि 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज की स्थापना साल 1901 में करी गई थी। पहली बार यह अवार्ड 1901 में ही वितरित किया गया था और यह एल्फ्रेड नोबेल की याद में स्थापित किया गया था। नोबेल प्राइज जो है, इसके साथ कितनी धनराशि दी जाती है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसके साथ 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिए जाते हैं। कितने? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना। स्वीडन में जो करेंसी चलती है उसे क्रोना बोलते हैं। मतलब भारतीय करेंसी के आधार पर देखें तो करीब 8.5 करोड़ रुपए ये होते हैं, जो कि प्राइज मनी के रूप में दिए जाते हैं। साथ में गोल्ड प्लेटेड मेडल भी दिया जाता है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। हम सभी को पता है T20 वर्ल्ड कप 2024 की शुरुआत होने वाली है। इसकी शुरुआत 1 जून से हो जाएगी। तो आईसीसी के द्वारा ऑफिशियल एंथम लॉन्च किया गया है। इस एंथम का नाम क्या है? तो इसका नाम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या नाम है? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड नाम का एंथम लॉन्च किया गया है, जो कि इस बार के T20 वर्ल्ड कप 2024 को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एंथम है, इसको बनाया गया है मिशेल मोंटानो के द्वारा। किसके द्वारा? मिशेल मोंटानो। इन्हीं को टैनो के नाम से भी जाना जाता है। और इस गाने को गाया गया है 2 लोगों के द्वारा, और ये दोनों लोग ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। एक तो हैं सीन पाउल, इनका नाम आई एम वेरी श्योर आपने सुना होगा। और इसके अलावा एक है सोका सुपरस्टार कीज। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पीडीएफ में दे दी हैं, आप वहां से क्लियरली एक बार देख लीजिएगा। आईसीसी की स्थापना सन 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई और आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है? ग्रेग ब्रैकली। एक बात और, इस बार का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज में आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1 जून को होगी और 29 जून को इसका फाइनल खेला जाएगा। फिलहाल आईपीएल चल रहा है। आईपीएल का जो फाइनल होगा ये 26 मई को खेला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि आईपीएल में खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं और उन्हें वर्ल्ड कप के लिए रवाना होना है, तो मात्र बीच में 4 दिन का समय मिल रहा है। इधर आईपीएल खत्म होगा, उधर इंडियन टीम रवाना हो जाएगी वेस्ट इंडीज के लिए। ये कौन से 2 देश हैं जिन्होंने आपस में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन की 12वीं मीटिंग आयोजित करी है हाल ही में? तो भारत ने नीदरलैंड के साथ ये मीटिंग आयोजित करी है। भारत और नीदरलैंड के बीच में ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए ये मीटिंग लगातार आयोजित करी जाती रही है कुछ कुछ सालों में। लास्ट टाइम ये जो मीटिंग है, ये 2022 में आयोजित करी गई थी। फिलहाल जो ये मीटिंग आयोजित करी गई है, इसका मेन उद्देश्य हेल्थ है। पहली चीज, हेल्थ के क्षेत्र में दोनों देश एक साथ आएंगे। दूसरी चीज है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दोनों एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे। और तीसरा है वाटर सप्लाई मैनेजमेंट को लेकर। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टरडेम और यहाँ पे इस टाइम पे प्रधानमंत्री हैं मार्क र्यूट। क्या नाम है? मार्क र्यूट। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बार एसोसिएशन ऑफ कमेटी में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित कर दी गई हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया है और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो बार एसोसिएशन कमेटी है, मतलब इसके अंदर क्या है मैं आपको बता दूं, 9 मेंबर्स हो सकते हैं और ये सारे सीनियर एडवोकेट होते हैं। तो इसमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। तो अब से कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की जो बार एसोसिएशन कमेटी है, जिसमें 9 सीनियर एडवोकेट होते हैं, अब उसमें से 3 महिलाएं होंगी। ऐसा जरूरी हो जाएगा क्योंकि 33% सीटें आरक्षित होंगी। इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें 2 जजेस हैं, एक तो सूर्यकांत और दूसरे हैं जस्टिस के विश्वनाथ, उन दोनों के द्वारा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 124 में प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं। 33+1 का प्रावधान है। 33 नॉर्मल जज और एक जिनको हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? अभी तक पेटीएम मनी के सीईओ थे वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर को 2020 में अपॉइंट किया गया था, 2024 तक यही रहे हैं। लेकिन अब राकेश सिंह को कमान दी गई है पेटीएम मनी के सीईओ के रूप में। तो आप दोनों का नाम ध्यान रखें,
राकेश सिंह का अपॉइंटमेंट हुआ है नए सीईओ के रूप में, और इन्होंने जिनकी जगह ली है वो है वरुण श्रीधर। और पेटीएम की स्थापना साल 2010 में करी गई थी। पेटीएम पेमेंट बैंक जो है उसकी स्थापना 2018 में करी गई थी। फिलहाल अभी 6 महीने पहले ही पेटीएम पेमेंट बैंकों को बंद कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने आरबीआई के नॉर्म्स का वायलेशन किया था। अंतरराष्ट्रीय अग्निकी शामको दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। यह दिवस उनकी याद में मनाया जाता है, ऐसे फायर फाइटर्स जिन्होंने दूसरों की जान को बचाते हुए कहीं ना कहीं खुद वो एक्सीडेंट में फंस गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो ये दिवस 4 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। और आपको पता है 4 मई ही क्यों चुना गया? मैं आपको बता दूं। एक घटना है 2 दिसंबर 1998 की। ठीक है, ये घटना हुई थी। ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है जिसको बोलते हैं विक्टोरिया। वहां पर बड़े लेवल पर आग लग गई थी और कई लोगों की जानें गई थी, जिसमें 5 ऐसे फायर फाइटर्स थे जिन्होंने लोगों को बचाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तब से 1999 के बाद से 1999 से यह दिवस हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे के रूप में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे संजीव नौटियाल। क्या नाम है इनका? संजीव नौटियाल। और ये जिसकी जगह लेंगे उनका नाम है इतरा डेविस। अभी तक इतरा डेविस थे, अभी ये रिटायर हो गए हैं, और संजीव नौटियाल नए सीईओ होंगे उज्जीवन के। उज्जीवन बैंक की स्थापना 2017 में करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है बैंगलोर। और संजीव नौटियाल जो हैं, ये इस टाइम पर एलआईसी है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो ये रिटायर हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से। तो अब रिटायरमेंट के बाद से कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस के एडवाइजर भी हैं और एलआईसी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। अब वहां से छोड़ के उज्जीवन स्मॉल में सीईओ की भूमिकाएं निभाएंगे। ये कौन से राज्य का पर्यटन बोर्ड है जिसके द्वारा भारत में पहली बार एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है नक्षत्र सभा? तो नक्षत्र सभा को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के पर्यटन बोर्ड के द्वारा। अब इसका मतलब क्या है समझ लीजिए। देखिए, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है ना, इन माउंटेन रेंजेस में बहुत बड़ी बड़ी इस तरीके की दूरबीनें लगाई हुई हैं। ठीक है, इन दूरबीनों की मदद से आप हिमालय की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उन्हें बहुत ही आसानी से देख सकते हो, और सुंदर और भव्य नज़ारा जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस का उत्तराखंड की वादियों से दिखता है, उसे आप जस्ट अपनी आंखों के सामने फील कर सकते हो। इतना ही नहीं, रात में आप इसको दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो। लाइक आप अपने सोलर सिस्टम को देख सकते हो, आप तारों को जस्ट अपनी आंखों के सामने और बिल्कुल पास से देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, तारों के अलावा और भी कई सारे कॉस्मोस को भी आप देख सकते हो। इसीलिए इसका नाम रखा है नक्षत्र सभा। तो ये अपने आप में भारत में पहली बार इस तरीके का टूरिज्म कैंपेन लगाया गया है किसी राज्य सरकार के द्वारा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ पे गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। पर्यटकों के लिए यह बहुत ही अनोखा और अद्भुत एक्सपीरियंस होगा जो कि उन्होंने इससे पहले कहीं नहीं लिया होगा। ये कौन सा संस्थान है जिसको 2024 के गुलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने सम्मानित किया है। तो ये है यूनेस्को। और मैटर क्या है आपको समझा देता हूँ। आप सभी को ही पता है इसराइल और फलस्तीन के बीच में लगातार वॉर चलता ही रहता है। तो उसमें जो फलस्तीन का एक हिस्सा है जिसे गजा स्ट्रिप बोला जाता है, वहां पर जिस तरीके से फलस्तीन के जो पत्रकार हैं वो न्यूज को कवर करते रहते हैं, जहां पे चारों तरफ कभी भी रॉकेट गिरता है, बम गिरते हैं, वहां पर वो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए जिस तरीके से न्यूज को रिपोर्ट करते हैं, तो इस तरीके से उनके काम की प्रोत्साहन करते हुए यूनेस्को ने फैसला लिया है कि उन सारे जर्नलिस्टों को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा 2024 के। और इस पुरस्कार को पहली बार 1997 में यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया था। और आपको पता है इसका नाम क्यों है गुलेर्मो कैनो? तो गुलेर्मो कैनो जो है ये कोलंबियन जर्नलिस्ट हुआ करते हैं जिनकी नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। तो गुलेर्मो कैनो इसी वजह से, उन्होंने जिस तरीके से अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया था, उसी वजह से प्रतिष्ठित पुरस्कार का नाम रखा गया है। क्योंकि यूनेस्को की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, और यूनेस्को के प्रेसिडेंट हैं एंड्रू अजूले। कौन है? एंड्रू अजूले।
T20 वर्ल्ड कप से पहले एक नई न्यूज सामने आई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा डेवोन थॉमस, जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं, इनको एंटी करप्शन कोड के अंतर्गत कितने सालों के लिए बैन कर दिया गया है? डेवोन थॉमस बैन होंगे अगले 5 सालों के लिए। और इनको सस्पेंड किया गया था 23 मई 2023 को। तो करीब करीब 1 साल हो गया है, तब से केस चल रहा है और अब केस का फैसला आया है। तो जो इनका 5 ईयर का जो बैन है, उसकी इफेक्टिव डेट यही होगी, 23 मई, जब से ये सस्पेंडेड चल रहे हैं। तो मतलब 1 साल निकल गया, अगले 4 सालों तक और ये क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। और करप्शन कोड में पाए गए हैं, करप्शन करते हुए क्रिकेट के अंदर, जिसकी वजह से ऐसा फैसला लिया गया है। कई सारे कोर्ट्स के ट्रायल भी हुए, जिसके अंदर फाइनली इन्होंने मान लिया है कि हाँ, इन्होंने करप्शन किया था। और आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है आईसीसी का दुबई। प्रेसिडेंट है ग्रेग ब्रैकली। भारत की एक कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि पहली ऐसी यूनिवर्सिटी बन गई है जिन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट को लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ एक प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। मतलब यह है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अगर आप अब एमबीए करते हैं या बिजनेस मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का करिकुलम मिलेगा, वहीं का सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। उसी तरीके के आपको एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये डिग्री पूरी कराई जाएगी। तो ये पहली चीज तो ये है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की अपनी मान्यता है। दूसरी चीज ये है कि इनका अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करते हो, तो इसकी मान्यता हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी मानी जाएगी। और इस तरीके की एजुकेशन पॉलिसीज जो है, वो दरअसल हायर एजुकेशन न्यू पॉलिसी 2020 के अंतर्गत लगातार आ रही हैं। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत के जो संस्थान हैं, उनके अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है, उसको और बेहतर बनाया जाए। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर किसी ने अपना मैनेजमेंट कोर्स लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? तो इनका नाम है ललिथाम्बिगई के। क्या नाम है? ललिथाम्बिगई के। और ये एक आईएएस अधिकारी हैं, 2015 बैच की हैं, ज्यादा पुरानी अधिकारी नहीं है, मणिपुर कैडर की अधिकारी हैं। तो अब से डेप्यूटी सेक्रेटरी होंगी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की। और एक और अपॉइंटमेंट आप ध्यान रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के नए डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं? तो ये हैं आईएएस अधिकारी सुबोध कुमार। इनका भी नाम आप ध्यान रखें। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो हाल ही में इलेक्शन जीते हैं और इनका नाम है जॉन स्वाइनी। क्या नाम है? जॉन स्वाइनी। से स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर यही होंगे। इससे पहले ये डेप्यूटी फर्स्ट मिनिस्टर के रूप में कार्यरत थे। और ये जिसकी जगह ले रहे हैं, उनका नाम है हमजा यूसुफ। हमजा यूसुफ अब अपना पद छोड़ रहे हैं और जॉन स्वाइन स्कॉटलैंड के नए मिनिस्टर होंगे। स्कॉटलैंड के कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं एडिनबर्ग। क्या बोलते हैं? एडिनबर्ग। यहाँ पे करेंसी चलती है स्टर्लिंग। क्या है? स्टर्लिंग। और आप में से वो सभी स्टूडेंट जो कि स्टैटिक जीके में किसी भी तरीके की समस्या अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप मेरी इस किताब को आज ही अमेजोन से ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। और इस किताब की खास बात यह है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये किताब अवेलेबल है। साथ में इसमें मैंने स्टैटिक जीके का कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। हर एक टॉपिक आपका टेबल के फॉर्मेट में है। चाहे आप एग्जाम कोई भी दे रहे हो, हर एक एक एग्जाम के लिए ये स्टैटिक जीके पूरे तरीके से कवर करती है। साथ में हर एक टॉपिक जो मैंने कवर किया हुआ है, उस टॉपिक से जुड़े हुए 1800 से ज्यादा टीसीएस पैटर्न पर आधारित जो क्वेश्चन है, वो भी मैंने इस किताब में दिए हुए हैं सॉल्यूशन के साथ। ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है इस टाइम पर। आपके लिए ये किताब वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आंख बंद करके आप इसे मंगा के पढ़ाई करिए, और आप देखोगे हर एक एग्जाम में बड़ी ही आसानी से आप स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप उसे आसानी से क्रैक कर लोगे। किताब के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। Which of the following is the name of indigenous bomber UAV unveiled by बेंगलुरु बेस्ड कंपनी? बेंगलोर की एक कंपनी है जिसके द्वारा एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च किया गया है, मतलब एक तरीके का ड्रोन लॉन्च किया गया है। और ये बॉम्बर की भूमिका निभाएगा। बॉम्बर का मतलब ये दुश्मन के ठिकानों पर बॉम्ब फेंक सकता है। तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है FWD-200B। क्या नाम है? FWD-200B। यहाँ पर FWD का मतलब है फ्लाइंग वेज डिफेंस। और जिस कंपनी ने इसको बनाया है, उस कंपनी का नाम भी फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज है, जो कि बेंगलोर की कंपनी है। और इसकी जो लागत आई है, इसकी एक यूनिट 25 करोड़ की होगी। इंडियन आर्मी को इसकी कई सारी यूनिट्स सौंपी जाएंगी आगे आने वाले समय में। और इसकी जो रफ्तार है, वो मैक्सिमम 370 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। और एक बार में 12 से लेकर 20 घंटे तक
उड़ान भर सकता है, जो कि अपने आप में सफिशिएंट है हमारे बॉर्डर वाले रीजन के लिए। और खास बात यह है कि अपने साथ ये जो बॉम्ब्स हैं, ये 100 किलो के पेलोड ले जा सकता है बॉम्ब्स के रूप में। टोटल अगर वेट देखा जाए तो टोटल ये 498 किलो वेट अपने साथ कैरी कर सकता है, जिसमें से 100 किलो बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। ये कौन सा संस्थान है जिसके द्वारा थर्मल स्मार्ट कैमरा टेक्नोलॉजी बनाई गई है हाल ही में? तो ये संस्थान है सीडेक। क्या है? सीडेक। वैसे सीडेक का जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो पुणे में है, लेकिन पूरे भारत भर में कई सारी और ब्रांच भी है। तो सीडेक की ये त्रिवेंद्रम केरला वाली जो ब्रांच है, उसके द्वारा थर्मल स्मार्ट कैमरा टेक्नोलॉजी बनाई गई है। और इसको बनाने के पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि डिफरेंट क्षेत्रों में, जैसे कि हेल्थ के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, स्मार्ट सिटीज, इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में आप इस स्मार्ट एआई कैमरे का यूज कर सकते हैं। हेल्थ के क्षेत्र में जैसे कि आप देखिए, डॉक्टर्स को जब सर्जरी करनी होती है या ऑपरेशन करना होता है, तो कई बार ब्रेन के अंदर कैमरा ले जाना पड़ता है, पेट के अंदर कैमरा ले जाना पड़ता है, ठीक है, या लंग्स के अंदर कैमरा ले जाना पड़ता है। तो ये क्या है? ये एआई बेस्ड स्मार्ट कैमरा टेक्नोलॉजी है, थर्मल कैमरा इसे बोलते हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत ही उन्नत क्वालिटी के कैमरे होते हैं। और अगर बात करें कि इसको कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किया गया है, तो इसको विकसित भारत 2027 के अंतर 2047 के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। क्योंकि ध्यान रखिए, भारत सरकार 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनने का टारगेट लेकर चल रही है। और सीडेक की स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे है और इसका डायरेक्टर जनरल है मागेश एथिराजन। ये कौन है जिनको स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है मल्लिका नड्डा। अब से ये चेयरपर्सन होंगी स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल के। मतलब ओलंपिक्स का जो पूरा एशिया पैसिफिक रीजन है, उसकी एडवाइजरी काउंसिल की चेयरपर्सन है ये। और इससे पहले भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए साल 2010 में भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी मानव सेवा अवार्ड से सम्मानित करी गई थी। इसके बाद 2011 में इनको डेरोजियो अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए। ये कौन सी टीम है जिसने इंडियन सुपर लीग 2023 से 24 का टाइटल अपने नाम कर लिया है? तो ये फुटबॉल टाइटल है और इस बार इसको जीता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। फाइनल में मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने कोलकाता के मोहन बागान क्लब को हराया है। 3-1 से इसमें जीत दर्ज करी है मुंबई सिटी ने। और एक नाम आप ध्यान रखें, क्योंकि इंडियन सुपर लीग 2023 से 24 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता है? तो इस खिलाड़ी का आप नाम ध्यान रखें। इनका नाम है दिमित्रियस। यहां पर मैं लिख देता हूं, फ्रेश लिख देता हूं, दिमित्रियस दाइनाकातोस। दाइनाकातोस, ठीक है। ये केरल के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं, इस वजह से इनको गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है। और बाकी एक लिस्ट है पूरी, किसको कौन सा अवार्ड दिया गया है आईएसएल में, वो मैंने पीडीएफ में दी है, तो आप पीडीएफ से जरूर एक बार उसे पढ़ लीजिए। नेपाल ने अभी कौन सा करेंसी नोट जारी किया है और इसके अंदर भारतीय टेरिटरीज को दिखाया है? तो नेपाल सरकार के द्वारा 100 रुपए की करेंसी अपनी जारी करी गई है। इन्होंने 100 का नोट जारी किया है, मतलब 100 नेपाली रुपया। और इसमें इन्होंने भारत की कई सारी टेरिटरीज को दिखा दिया है, जैसे कि काला पानी को अपना इन्होंने दिखा दिया है, लिम्पियाधुरा वाला रीजन भी दिखाया है, लिपू लेक वाला भी दिखाया है। और भारत सरकार ने इसका तुरंत विरोध भी किया है। तो कहने का मतलब यही है, नेपाल एक ऐसा देश जो कि लगातार भारत से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी लेता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आंख दिखाने से बाज नहीं आते हैं। साल 2019 के दिसंबर में यह मुद्दा उठा था, जब इन्होंने भारत की इन 3 टेरिटरीज को अपना बताया था। उस टाइम पर भी भारत सरकार के द्वारा कड़ा विरोध किया गया था। और कोविड पैंडेमिक के चलते फिर इन्होंने हमसे मदद ली और उसके बाद ये शांत हो गए। लेकिन अब जब कोविड पैंडेमिक चला गया, सारी चीजें नॉर्मल हो गई, तो एक बार नेपाल नेपाल सरकार ने अपना फिर से रुख वही दिखाया है। तो वो बोलते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो चाइना से इनकी सीमा रेखा लगती है, इनके अंदर चाइना वाले ही गुण आ रहे हैं लगातार। तो फिलहाल देखेंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन के अंतर्गत क्या होता है, बट बच्चा है, बच्चा ही रहेगा। वो पिता बनने की कोशिश नहीं करे तो अच्छा है। और नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल। क्या नाम है? पुष्प कमल दहल। फिलहाल आपको बता दूं, नेपाल ने जो कंडेम्न किए हुए हैं इन टेरिटरीज के, नेपाल हमेशा से कहता आया है कि 1816 में जो सुगौली की ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के अंतर्गत ये बताया गया था कि जो काली नदी है उसका जितना भी पूर्वी हिस्सा है वो सब नेपाल का होगा। इस वजह से इन्होंने ऐसा किया है।
जो सुगौली की संधि है, ये गुरु गजराज मिश्रा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में बताई गई थी। लेकिन भारत सरकार ने 2020 में ये साफ कर दिया था और अपने नक्शे में इन तीनों टेरिटरीज को दिखाया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। इस संधि के बाद भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसके अलावा ये संधि जो है ये कहीं ना कहीं हमारे एग्रीमेंट्स से ऊपर नहीं है, और ये जो तीन टेरिटरीज हैं ये भारतीय मूल की हैं। फिलहाल इसके बारे में एक मैं डिटेल्ड वीडियो आपको देने वाला हूं जल्दी। ये कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा भारत ही नहीं, दुनिया की पहली सीएनजी पावर बाइक लॉन्च करी गई है? तो ये है बजाज ऑटो। और बजाज ऑटो ने एक नई ये जो बाइक लॉन्च करी है, इसको फाइनली जो मार्केट में उतारा जा रहा है, ये 18 जून को उतार दिया जाएगा इसको मार्केट में। और फिलहाल बजाज ने फैसला लिया है कि फर्स्ट फेज में हम 20,000 ये बाइक लॉन्च करके देखेंगे। अगर ये सक्सेसफुल रहती हैं, इनकी बिक्री अच्छी होती है, तो हम नेक्स्ट लॉट इसका लॉन्च करेंगे। और इनकी जो इसमें जो ईंधन की जो लागत आएगी वो पेट्रोल के मुकाबले जस्ट आधी हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, आपको पता ही है सीएनजी जो है वो काफ़ी सस्ती है इन कंपैरिजन टू पेट्रोल। और जो ये बाइक लॉन्च करी गई हैं 20,000 बाइक्स, ये 125 सीसी में लॉन्च करी गई हैं। बजाज ऑटो, इसकी स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे और इसके सीईओ हैं राजीव बजाज। क्या नाम है? राजीव बजाज। ये कौन है जिन्होंने अमेरिका के एरिजोना के यूएसएटीएफ थ्रोस फेस्टिवल में हाई जंप इवेंट अपने नाम किया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये भारतीय मूल के हैं, तेजस्विन शंकर। और इन्होंने जो इसमें हाई जंप मारी है ये 2.23 मीटर की मारी है, जिसकी वजह से वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। फैक्ट ये है कि जो सेकंड नंबर पे आए हैं और जो थर्ड नंबर पे आए हैं, उन दोनों खिलाड़ियों ने भी 2.23 मीटर की ही जंप मारी है। लेकिन हाँ, फिर प्रेजेंस के आधार पर तेजस्वी शंकर को ज्यादा पॉइंट दिए गए और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब सेकंड नंबर पे कौन रहे? तो सेकंड नंबर पे रहे हैं अर्नेस्ट सीयर्स। ठीक है, ये अमेरिका के खिलाड़ी हैं। इन्होंने सिल्वर जीता है। और थर्ड नंबर पे रहे हैं रॉबर्टो विल्चेस। ये खिलाड़ी हैं स्कॉटलैंड के, सॉरी मैक्सिको के खिलाड़ी हैं। तो इन्होंने जीता है ब्रोंज। हालांकि अगर किलोमीटर की बात करें तो तीनों ने ही 2.23 मीटर की जंप मारी है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसको यूनिसेफ बोलते हैं, इनकी तरफ से इंडिया नेशनल एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यह है करीना कपूर खान। करीना कपूर खान अब से भारत में यूनिसेफ के ऑपरेशंस को लीड करेंगी। और कहीं ना कहीं देखिए, यूनिसेफ जो है ये एक ऐसा संस्थान है जो कि बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करता है दुनिया भर के सभी देशों में। तो भारत के अंदर बच्चों में न्यूट्रिशंस की कमी ना होने पाए, बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखा जाए, उसके लिए यूनिसेफ कैंपेन चलाती रहती है। उन कैंपेन्स को लीड करेंगी करीना कपूर, एक तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी। और ध्यान रहे, यूनिसेफ के द्वारा ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो यह है प्रियंका चोपड़ा जोन्स। ये काफी टाइम से यूनिसेफ की ग्लोबल एम्बेसडर है। अब करीना कपूर खान जो है ये भारत में यूनिसेफ की एम्बेसडर होंगी। यूनिसेफ की स्थापना 1946 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके हेड है कैथरीन एम रसल। क्या नाम है? कैथरीन एम रसल। ये कौन सा देश है जिसने इस बार 2024 का थॉमस और उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट दोनों अपने नाम कर लिए हैं? तो यह है चाइना। और ऐसा पहली बार हुआ है जब चाइना ने एक ही बार के इवेंट में थॉमस और उबर कप दोनों अपने नाम किए हों। देखिए, थॉमस और उबर कप दोनों ही बैडमिंटन चैंपियनशिप्स हैं, बस अंतर इतना है, जो थॉमस कप है ये मेंस कैटेगरी का होता है और जो उबर कप है ये विमेंस कैटेगरी का होता है। और जो थॉमस कप है इसको आज तक सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? तो ध्यान रखिए, इसमें सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है इंडोनेशिया। 15 बार इंडोनेशिया ने इसे जीता है आज तक। और चाइना का ये 11वां टाइटल था इसमें। क्या भारत ने थॉमस कप जीता है? जी हाँ, एक बार भारत ने थॉमस कप जीता है। लेकिन अगर उबर कप की बात करें तो उबर कप में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है चाइना। चाइना ने इसको सबसे ज्यादा बार जीता है, पूरे 16 बार। क्या भारत ने उबर जीता है? तो बता दूं, भारत ने उबर कप आज तक नहीं जीता है। और इस बार का जो फाइनल रहा उसमें चाइना ने इंडोनेशिया को ही हराया। अब मेरा आज का सवाल आपसे, डेंटिस्ट जो होते हैं, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो दांतों और मुंह के अंदर का जो भी एरिया होता है उसको कौन से दर्पण से देखते हैं? कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कन्वेक्स या फिर रिफ्लेक्ट मिरर? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे।
एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप मेरा जीएसजीके का फाउंडेशन बैच परचेज कर सकते हैं। 30% फ्लैट ऑफ इस टाइम पर चल रहा है, समर ऑफर है। और आपको पता ही है, अगले 1 महीने से एसएससी के बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के भी आपके एग्जाम लगे हुए हैं। तो आप मेरे इस बैच को किसी भी एसएससी और किसी भी स्टेट के एग्जाम, चाहे वो पीसीएस तक का ही क्यों ना हो, उसके लिए परचेज कर सकते हैं। इस बैच में मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है, सारा सिलेबस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, और साथ में 1 लाइनर का क्रैश कोर्स भी है, और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज भी कवर कराए हुए हैं। ये बैच आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आपको इधर उधर भटकने की फिर कोई भी जरूरत नहीं है। पीडीएफ भी इसमें साथ में मैंने दी हुई है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप सिर्फ सब्जेक्ट वाइज भी मेरे बैचेस को अवेल कर सकते हैं, ओनली हिस्ट्री, ओनली पॉलिटी, या फिर आप सीएचएसएल, एमटीएस, और सीएचएसएल इस बार का देने जा रहे हैं, सीपीओ हो गया, तो आप उन सभी एग्जाम्स के लिए डुओ बैच भी अवेल कर सकते हैं, जिसमें जीएसजी के कंप्लीट और कंप्लीट रीजनिंग भी आपकी हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सारे सब्जेक्ट भी अवेल करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है, जिसमें आपका जीएसजी के रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश सब कुछ कवर हो जाता है। और इसमें फ्री मॉक टेस्ट भी मैंने आपको दिए हुए हैं एसएससी के लिए। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। इस बैच का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली वहां से भी अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।